बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 18 जिसका उन्वान है यादों की बारात और जिसके मुसन्निफ़ है जोशमल आबदी का मुताला शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए मुसन्निफ़ का तारुफ देख लेते हैं कि यादों की बारात के जो मुसन्निफ़ है वो उनका नाम जोशमल आबदी है। उनकी पैदाइश ईस्वी सन 1898 मलिहाबाद में हुई और उनकी वफ़ात ईस्वी सन 1982 इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई। शब्बीर हुसैन खान नाम जोश तखल्लुस मलिहाबाद के एक जागीरदार घराने में पैदा हुए। उनके आबा व अजदाद भी साहब दीवान शायर थे। तालीम का सिलसिला घर से ही शुरू हुआ। 9 बरस की उम्र में शेर कहना शुरू किया। बाद अज़ा लखनऊ, सीतापुर, आगरा और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। दिल्ली पहुंचकर रसाला कलीम शाये करना शुरू किया। माली मुश्किलात दरपेश होने की वजह से बम्बई पहुँचे। फिल्मों में गीत कहानियाँ लिखने लगे। आज़ादी के बाद हुकूमत ने जरीदे आजकल के मुदीर मुकर्रर हुए और ईस्वी सन 1956 में पाकिस्तान चले गए और वहीं इंतकाल हो गया। तो जोशमल आबदी जो है वो उनका असल नाम है शब्बीर हुसैन खान और जोश जो है उनका तखल्लुस है। ये मुसन्निफ़ भी है और बहुत बड़े शायर हैं। ज़्यादातर इन्होंने शायरी की है, गीत लिखे हैं, फिल्मों में गज़लें नज़में लिखी है। ज़्यादा तबाज़माई इन्होंने शायरी में और गज़लों में की है और बहुत अच्छे राइटर भी है, मुसन्निफ़ भी है, सबक भी लिखे हैं। लेकिन ज़्यादातर नाम इनका शायरों में मशहूर हुआ है। तो पहले मलिहाबाद में एक अच्छे जागीरदार घराने में पैदा हुए और आखिरी वक्त में ज़रा माली हालत ज़रा कमज़ोर होगी तो बाद में वो पाकिस्तान चले गए थे और वहीं पर इस्लामाबाद में उनका इंतकाल हुआ था। उनके शेरी मजमूए रूह अदब, नक्शो निगार, शोला व शबनम, फ़िक्र व निशात, जुनू, हुकूमत, हर्फ व हिकायत, आयत व नगमात वगैरह है। नसरी मजमूए यानी जो सबक उन्होंने लिखे उसमें अलहाम व फ़क्र, मकालात ज़र्रीन, वजद फ़िक्र, औरा के सहर, इशारात, यादों की बारात वगैरह है। कुछ दिन फिल्म दुनिया में उनकी किताब यादों की बारात से लिया गया है। यानी जो सबक हम पढ़ रहे हैं यादों की बारात, तो ये उनकी किताब है यादों की बारात। उसमें से एक हिस्सा यानी कुछ दिन फिल्म दुनिया में, यानी उन्होंने जो वक्त फिल्म दुनिया में गुजारा वहाँ गीत लिखे और तो उसके मुताल्लिक़ इस सबक में बताया गया है कि उन्होंने किस किस मशहूर शख्सियतों के साथ काम किया है ना, और उनके साथ उनके कैसा उठना बैठना और ताल्लुकात थे वो बताते हैं। तो कुछ दिन फिल्म दुनिया में उनकी किताब यादों की बारात से लिया गया है, जिसमें जोश की शख्सियत की अज़मत और उनके उस वक्त के अजीम रहनुमाओं के साथ निजी ताल्लुकात का पता चलता है, बल्कि जोश की चंद अदबी मजबूरियों का भी पता चलता है। तो आइए सबक पढ़ मुताला शुरू करते हैं कि उम्मीद साहब अमेठवी और सागर साहब निज़ामी को साथ लेकर जब मैं एक मुशायरे की शिरकत के वास्ते बम्बई गया तो उसके दूसरे ही दिन शाम के वक्त शालीमार पिक्चर्स पूना के मालिक अहमद साहब बनने जिनका नाम था सैयद सज्जाद ज़हीर के घर आए। हम वहीं ठहरे हुए थे और हम लोगों का कलाम सुनने के बाद वो बन्ने मियाँ को दूसरे कमरे में उठाकर ले गए और देर तक बातें करने लगे। करने के बाद जब रुखसत हो गए तो बन्ने मियाँ ने मुझसे कहा, अहमद साहब आपको और शायर साहब को अपने साथ रखना चाहते हैं। आप दोनों पर कोई पाबंदी नहीं होगी, सिर्फ गाने लिख दिया कीजिएगा। आपका मुआवज़ा 1100 तक और सागर साहब का मुआवज़ा 550 तक हाजिर किया जाएगा। मैंने कहा, ये सर खुशी का वक्त है, इस वक्त इन बातों का मौका नहीं, कल जवाब दूंगा। सुबह को सागर ने मुझसे कहा, अगर आप ये शर्त लगवाएंगे कि मेरा और सागर का मुआवज़ा बिल्कुल मसावी होगा तो अहमद साहब की चूँकि ये तमन्ना है कि आपके यहाँ काम करें, इसलिए वो इस शर्त को कबूल कर लेंगे और मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। मैंने सागर की बात मान ली।
तो जोश मलियावत लिख रहे हैं कि उम्मीद साहब जो अमेठी के थे और सागर साहब निज़ामी, सागर निज़ामी ये भी बहुत बड़े शायर हैं। तो वो ये सब लोग एक साथ मुंबई में एक मुशायरे में गए। तो दूसरे ही दिन वहाँ की जो शालीमार पिक्चर्स, पूना के जो मालिक है शालीमार पिक्चर थिएटर के, उन्होंने बन्ने साहब के घर आए और ये सब वहीं पर ठहरे थे। तो उनका कलाम सुनने के बाद वो अहमद साहब ने बन्ने मियाँ को कहा और उनसे कहा कि श्री अहमद साहब ने, शायर साहब और जोश मलिया आबादी को वो अपने साथ रखना चाहते हैं। यानी उनकी शायरी सुनने के बाद वो उनको शायरी बहुत पसंद आई। तो उन्होंने दोनों को अपने थिएटर में रखने के लिए कहा और दोनों पर कोई पाबंदी नहीं रहेंगी, सिर्फ उनका काम ये रहेगा कि भाई उनको सिर्फ गाने लिखना होंगे, जिसमें जोश साहब का जो मुआवजा रहेगा, उनकी जो तनख्वाह रहेगी वो 1100 रहेंगी और उनके जो दोस्त थे सागर साहब, उनकी तनख्वाह 550 तक रहेगी। तो ये सुनकर जोश साहब ने कहा कि ये खुशी का वक्त है, अभी हम मुशायरे में हैं, अभी ये बात हम कल करेंगे। फिर सागर साहब ने जोश साहब से कहा कि आप उनसे ये शर्त लगाए कि मेरा और सागर का मुआवजा यानी तनख्वाह बिल्कुल मसावी हो। तो अहमद साहब ये चाहते हैं, उनकी तमन्ना है कि आप वहाँ काम करें, इसलिए वो ये शर्त कबूल कर लेंगे कि हम दोनों का जो मुआवजा है, जो तनख्वाह है, बराबर मिले। तो उनके कहने पर उन्होंने बात मानी और उन्होंने फिर आगे बात रखी जोश साहब ने। उसने बन्ने से कहा कि मेरी ये शर्त है कि सागर को मेरे बराबर मुआवजा दिया जाए, अगर अहमद साहब उसे कबूल नहीं करेंगी तो मैं उनकी ये पेशकश नामंजूर कर दूंगा। अहमद साहब ने बादिल नौ ख्वास्ता ये शर्त कबूल कर ली और थोड़े दिन के बाद हम लोग पुणे आ गए और शंकर सेठ रोड के ताहिर पैलेस में रहने लगे। फिर उन्होंने बन्ने से कहा कि भाई मेरा और सागर का मुआवजा से बराबर का होना चाहिए, अगर अहमद साहब उसे कबूल नहीं करेंगे तो हम उनकी ये पेशकश नामंजूर कर देंगे। फिर अहमद साहब ने बादिल नौ ख्वास्ता ये शर्त कबूल कर ली, यानी ना चाहते हुए भी, बादिल नौ ख्वास्ता के मायनी ना चाहते हुए भी उन्होंने उनकी शर्त कबूल कर ली। और थोड़े दिन बाद फिर वो लोग पूना आ गए और वहीं शंकर सेठ रोड के ताहिर पैलेस में रहने लगे। पुणे के मौसम का इत्तेदाल, वहाँ के मनाजिर, वहाँ की दिल फरेब सुबह और शामें, वहाँ की पाबंदी औकात, बरसात और वहाँ की पहाड़ियाँ ऐसी चीज़ें थी जिनको आज तक भुला नहीं सका हूँ। जोश साहब कह रहे हैं कि पुणे का जो मौसम था बहुत ही खुशगवार मौसम, वहाँ के मनाजिर, वहाँ की दिल फरेब सुबह और शामें और वहाँ के बरसात, वक्त पर बारिश और पहाड़ियाँ इतनी खूबसूरत लगती थी कि उनको मैं आज तक भुला ना सका। मैंने अपने दिल्ली के रहने वाले पंजाबी दोस्त मलिक हबीब अहमद और अपने दक्कनी दोस्त हबीबुल्लाह रुश्दी को भी शालीमार में मुलाजिम रखा दिया था। कृष्णचंद्र को भी अहमद मियाँ साहब पुणे खिंचलाए थे। बेचारा जवान मर गए शाम तिवारी, हमीद बट, मरहूम ब्रज भूषण और भारत भूषण हिंदी के शायर भी शालीमार से वाबस्ता थे। मेरे पुराने फ़ौजी दोस्त मन्नान खान रामपुरी भी बस सिलसिला तबादला पुणे आ चुके थे और पुणे के नए दोस्त कुद्दूस घड़ी वाले और मोहम्मद नसीब भी ऐसे दिलचस्प निकले कि रात की अक्सर नशिस्तें उनके घर पर हुआ करती थी और एक अच्छी खासी चंडाल चौकड़ी की सूरत निकल आई थी। तो उनके सब दोस्त वहाँ, उन्होंने दूसरे दोस्तों को भी वो बुला लिया था और शालीमार टॉकीज़ में उनको भी वहाँ पर काम दिलवा दिया था। और फिर धीरे धीरे करके उनकी बहुत अच्छी महफिल जम गई, बहुत अच्छी उनकी नशिस्त ने छोटी सी महफिल घर में हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ के जो हिंदी शायर थे वो भी उनके साथ जुड़ गए थे। फिर उनके एक फ़ौजी दोस्त मन्नान खान वो भी उनके साथ जुड़ गए थे। तो ऐसी अच्छी खासी उनकी फिर एक कुद्दूस घड़ी वाले और मोहम्मद नसीब भी ऐसे दिलचस्प उनके दोस्त बन गए थे कि वो पुणे के रहने वाले थे और अक्सर नशिस्तें ने अक्सर महफिलें उनके घर पर हुआ करती थी और बिल्कुल ऐसे जैसे चंडाल चौकड़ी की तरह वो उनकी महफिलें होती थी। चंडाल चौकड़ी यानी जैसा भाई फसादी जमात, एक जमात जैसे पूरी जमात बन गई थी और बहुत ही अच्छी महफिलें नशिस्तें उनके घर पर रोज़ाना हुआ करती थी। उसी असना में कमर अली साहब और सैयद आफ्ताब हुसैन साहब से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए थे। नसी साहब की गर्दन में एक ज़रा सा
खम था, इसलिए मैं उनको मर्द कश गर्दन कहा करता था। उसी के साथ साथ चूँकि वो तावेलात वो कवाफ़ी पर दस्तरस रखते थे, मैंने उनको अमीर तावेलाती कवाफ़ी का खिताब भी दिया था। तो जोश साहब कह रहे कि उसी असना में उसी वक्त कमर अली साहब और सैयद आफ्ताब हुसैन साहब भी बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए। दो लोगों से उनके अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए। और नसी साहब जो थे उनकी गर्दन में ज़रा सा खम था, यानी झुकी हुई थी, तो इसके लिए उनको वो मर्द कश गर्दन कहा करते थे। मर्द कश गर्दन, कश यानी झुका हुआ, तो उनको मर्द कश गर्दन कहा करते थे, झुकी हुई गर्दन का मर्द। और उसी के साथ साथ चूँकि वो तावेलात वो कवाफ़ी, तावेलात ये जो है वो तावील की जमा है, यानी बयान करना किसी चीज़ को, और कवाफ़ी जो है वो काफ़िए की जमा है ना। जो गज़ल में जो काफ़ी रदीफ़ और काफ़िए के साथ आता है बार बार काफ़िया गज़लों में, तो वो उस पर उनको बहुत ही पकड़ अच्छी थी, उनकी दस्तरस में थे, यानी अच्छे वो गज़लों को अच्छी तरीके से बयान करते थे। इसलिए उनको अमीर तावीलात वो कवाफ़ी का खिताब भी दिया था। जोश साहब ने उनको अमीर तावीलात वो कवाफ़ी का खिताब दिया था। किसको? नसी साहब को। वहाँ मेरे एक लखपति दोस्त और भी थे, मौलाना डेना, जो हमा वक्त शराब पीते और लोगों की बड़ी कुशादा पेशानी के साथ इमदाद किया करते थे। और एक सिलसिला ख़ास से उन्होंने मेरी आनत भी की थी, जिसको मैं फरामोश नहीं कर सकूँगा। तो जोश साहब करे कि वहाँ पर उनके एक दोस्त थे, लखपति दोस्त थे, जिनका नाम था मौलाना डेना, जो हमेशा शराब पीते थे और लोगों की बड़ी कुशादत पेशानी के साथ इमदाद, बड़ी दिल खोल के लोगों की इमदाद करते थे। और एक सिलसिले ख़ास से उन्होंने जोश साहब की भी आनत की थी, यानी जब वो बीमार पड़े थे तो उनकी भी आनत की थी। वहीं सागर साहब का मुरादाबाद की एक साहबजादी से माशुका भी चल रहा था, और कुछ रोज़ के बाद वो साहबजादी ताहिर पैलेस में दुल्हन बनकर आ गई। तो जोश साहब कह रहे कि सागर साहब का एक मुरादाबाद की एक साहबजादी से इश्क चल रहा था, और कुछ रोज़ बाद वो फिर उनकी सागर साहब से उनकी शादी हो गई और वो ताहिर पैलेस में दुल्हन बनकर आ गई थी। पुणे का हर दिन ईद था, हर रात शब बारात थी, और हर 8वें 10वें दिन मैं मुंबई जाकर किसी के आस्ताने जमाल पर सजदा रेज़ भी कर आता था। लेकिन अहमद साहब की गलत इल्मी ने 2-2.5 साल के अंदर वो सारा तिलस्म तोड़ दिया। वो चुप चपाते पाकिस्तान की तरफ परवाज़ कर गए, और हम सब लोगों के यहाँ के तोते उड़ गए, और वो सारा खेल खुश दरखशीद वले दौलत मुस्तजिल बूद होकर रह गया। तो जोश साहब कह रहे कि हमारे जो पुणे के दिन थे बहुत अच्छे गुजर रहे थे, हर दिन एक ईद की तरह और हर रात शब बारात की तरह गुजर रही थी। और हर 8वें 10वें दिन वो जोश साहब मुंबई जाकर वहाँ आस्ताने पर सजदा रेज़ भी होकर आते थे। लेकिन अहमद साहब की गलत इल्मी ने 2-2.5 साल के अंदर वो सारा तिलस्म, वो सारा मज़ा तोड़ दिया, और वो अहमद साहब जो थे वो चुपके से पाकिस्तान की तरफ परवाज़ कर गए। और वो जैसे ये नहीं, क्योंकि उनके वहाँ काम करते थे सब, उन पर उनका पूरा दारो मदार उन पर था, अहमद साहब पर, और अहमद साहब भी चुप चुपाते पाकिस्तान चले गए। तो उनके जाति उनके तोते उड़ गए, यानी एकदम ये परेशान हो गए, और वो सारा खेल जो खुशगवार था वो एकदम ही एक फ़ानी होकर रह गया। पुणे को खैराबाद कहकर मैं मुंबई आ गया, और हम बनने की खाली घर में रहने लगा। उस घर के एक गोशे में मुमताज़ हुसैन, जो आजकल कराची के किसी कॉलेज में उर्दू के उस्ताद भी रहते थे, जहाँ सईदा के बच्चों और उनके माँ बहन रोज़ कोई ना कोई झगड़ा हुआ करता था। इसलिए कुछ रोज़ के बाद मैं अपने एक बेतकल्लुफ़ मिलने वाले मास्टर अब्दुल अज़ीज़ साहब रामपुरी के जेकब सर्कल वाले खाली फ्लैट में उठ आया था। उस ज़माने में फ़िल्मी बाज़ार ठंडा पड़ा हुआ था। सागर हर दूसरे तीसरे दिन मेरे पास आए, और हम एक दूसरे से पूछा करते थे कि खान साहब अब होगा क्या। तो जोश साहब कह रहे कि मैंने भी पुणे को खैराबाद कह दिया, यानी पुणे छोड़ दिया, और भी बम्बई आ गया, और बनने के खाली मकान में रहने लगा। उस घर के गोशे में मुमताज़ हुसैन नाम के एक उस्ताद भी रहा करते थे, जहाँ सईदा के बच्चों और उनके माँ बहन
रोज़ाना कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ करता था। इसलिए कुछ रोज़ के बाद जोश साहब अपने बेतकल्लुफ़ करीबी मिलने वाले, उनका नाम था मास्टर अब्दुल अजीज़ साहब, रामपुरी के एक फ्लैट में वो जाकर रहने लगे। और उस ज़माने में फ़िल्मी बाज़ार बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था और सागर साहब जो थे हर दूसरे तीसरे दिन जोश साहब के पास आते और वो दोनों एक दूसरे से पूछा करते थे कि खान साहब अब क्या होगा। प्रोड्यूसर इस बात पर मुसर थे कि जोश साहब हमारे स्टूडियो आएंगे तो हम उनसे गीत लिखाएंगे, और जोश साहब इस बात पर अड़ गए थे कि हमारे घर आने का दुख सहेंगे तो हम गीत कहेंगे। मेरे दोस्त आगा जानी काश्मीरी और ख्वाजा अहमद अब्बास ने बहुत कोशिश की कि मामलात रूबराए हो जाए, मगर कुछ ना हो सका। इस कश्मकश में मेरा हाल बद से बदतर होता चला गया। आमदनी कुछ थी ही नहीं और बीवी के पास जो कुछ ओछी पूंजी थी वो भी दम तोड़ रही थी। तो प्रोड्यूसर तो वो इस बात पर अड़ा हुआ था कि जोश साहब अगर हमारे स्टूडियो आएंगे तो हम उनके से गीत लिखाएंगे, और जोश साहब भी अड़े हुए थे कि वो इस बात पर अड़े हुए थे कि प्रोड्यूसर हमारे घर आएगा तो ही हम भी गीत लिखेंगे। दोनों एक दूसरे की जीत पर अड़े हुए थे। और इसी दौरान फिर उनके एक दोस्त आगा जानी काश्मीरी और ख्वाजा अहमद अब्बास ने बहुत कोशिश की कि मामला सुलझ जाए, मगर कुछ ना हो सका। और इसी कश्मकश में जोश साहब का जो हाल बद से बदतर होता चला गया, क्योंकि आमदनी कुछ नहीं थी और ख़र्चा बराबर हो रहा था, और उनकी बीवी के पास जो थोड़ी बहुत पूंजी रकम थी वो भी धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। तो अज़ीज़ तलबा, ये हिस्सा अव्वल मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह आइंदा कल की वीडियो में हिस्सा दूसरा के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।